दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है समुद्र में डूबते हुए बहुत सारे लोगों को दिखाते हुए जो सभी मरने के करीब थे। लेकिन उन्हीं में से एक औरत अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऑफिसर जूड को देखते हैं जिसे बीच पर लाश मिलने की खबर मिलती है। जूड फौरन इसी बीच पर जाता है, लेकिन वहाँ एक नहीं बल्कि कई सारी लाशों का ढेर होता है जिसमें लिया नाम की एक बच्ची अभी तक जिंदा होती है। इसी तरह कुछ और लोगों को भी पानी से जिंदा बाहर निकाला जाता है और जूड लिया से पूछता है कि आखिर वो कहाँ से आई है। इस पर लिया उसे कहती है कि वो और उसकी माँ फ्यूचर में होने वाली बॉस से बचने के लिए यहाँ पर आए हैं। जुड को इसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाता है जो उसे बताते हैं कि यह लोग एपेक्स नाम के इंसानों से बचने के लिए फ्यूचर से पास्ट में आए हैं। यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये आम इंसानों से कई गुना ज्यादा समझदार और ताकतवर हैं, क्योंकि उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए मॉडिफाई कर दिया गया है और फ्यूचर में जो आम इंसान है एपेक्स उन सभी लोगों को मार देना चाहते हैं। एक लड़की है ना इन्हें बताती है कि वो और उसके डैड दोनों ही बहुत मुश्किल से काफी सारे चेक पॉइंट को पार करते हुए एक गुफा में पहुंचे थे और उस गुफा का टाइम अर्ली 21 सेंचुरी चल रहा था। एमा जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वह हाना से पूछती है कि क्या इन सब में कोई टाइम मशीन इन्वॉल्व है जिसके जरिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं। तब हैना ना में जवाब देती है, इसलिए एमा और जुड इन सब के रिकॉर्डिंग को एनालाइज करने का फैसला करते हैं जिससे उन्हें मालूम चलता है कि यह लोग सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। सभी फ्यूचर से आए रेफ्यूजीज अपनी नई जिंदगी को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। उन्हीं में से एक आदमी कलेव को एमा इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताती है कि वो उन्हें दूसरे कैंप में शिफ्ट कर रही है और उनकी बताई कहानियों पर अभी किसी को भी यकीन नहीं है। इतने में ही यहाँ थॉमस नाम का एक आदमी आकर एमा से कहता है कि उसके पास कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है और वो यह सिर्फ प्रेसिडेंट को ही बताएगा। एमा उससे प्रूफ मांगती है। यह सुनकर थॉमस उसे बताता है कि वो पहला ग्रुप नहीं है जो फ्यूचर से पास्ट में आया है, बल्कि उनमें से पहले भी एक ग्रुप यहाँ पे आ चुका है। यानी इनके अकॉर्डिंग ये लोग करीब 108 साल पीछे आ चुके थे। अगले सीन में हम रीमा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो चुपचाप जुट की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और इसके सिर पर गन को तानकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहती है। जुट उसे लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ सभी डेड बॉडीज को रखा जाता है। रीमा अंदर जाकर अपनी बेटी की बॉडी को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड रीस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रीस उन्हें अपने शानदार स्किल से मजा चखा देती है और फिर यहाँ से भाग निकलती है। इधर सभी रेफ्यूजीज को एक कैंप में ले जाया जाता है और लिया जो कि रीस की बेटी थी उसे केबल के साथ रखा जाता है। इसी दौरान एमा को उसके एजेंट के जख्मी होने की खबर मिलती है। यह सुनकर एमा को इन सभी रेफ्यूजीज में से एपेक्स के होने का शक होता है और इसलिए एमा अपने डैड से थॉमस से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि थॉमस ने ही उसे बताया था कि वह पहला ग्रुप नहीं है जो यहाँ पे आया है। इधर थॉमस को एमा के बॉस से मिलते हुए पता लग जाता है कि वो भी फ्यूचर से पास्ट में आए हैं और काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अगले सीन में हम रीस को देखते हैं जो जुट के घर आकर उसकी बेटी को ढूंढने के लिए उनसे मदद मांगती है। इसके बाद हम फ्यूचर के सीन में रीस को देख पाते हैं जो कि एपेक्स है और एक कैंप के अंदर जाकर वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके लोगों को देख रही है। यही रीस को छोटी सी बच्ची मिलती है जो अभी तक इस वायरस से बची हुई है। रीस इस बच्ची को लेकर घर आती है, लेकिन उसका हस्बैंड यह बात लीडर्स को बता देता है और रीस से उस बच्ची के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन वह सभी लीडर्स को मार देती है और अपनी बेटी को लेकर एक ट्रांसपोर्टर में जाती है जहाँ से उसे टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आना था। लेकिन अचानक से उनके ट्रांसपोर्टर में आग लग जाती है और यह सब समुद्र में डूब जाते हैं। यह वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इधर एमा सभी रेफ्यूजीज का डीएनए टेस्ट कराकर यह जानने की कोशिश करती है कि इन सब में से एपेक्स कौन है। वहीं दूसरी तरफ जुट जब सभी रेफ्यूजीज के इंटरव्यू देखता है तो उसे पता लगता है कि एपेक्स ने इन लोगों पर बहुत जुल्म किया है, इसलिए वह रीच की मदद करने की बजाय उसे अपने कमरे में लॉक कर देता है और एमा को कॉल करके सब बताते हुए कहता है कि वो अभी इस बारे में किसी को ना बताए। लेकिन एमा अपने बॉस से इस बारे में बता देती है और अपनी पूरी फैमिली फोर्स को लेकर यहाँ पे आ जाती है। रीस अकेले इन सब से लड़ती है और यहाँ से भागने के लिए पानी में कूद जाती है। जज को भी अब एमा के धोखे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह अपने आप को इस प्रोजेक्ट से दूर कर लेता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। इधर रीस पानी से निकलकर एक स्टोर रूम में जाकर अपना इलाज कर और एक मैसेज लेकर यहाँ से चली जाती है। कैंप में हाना को एक आदमी काफी तंग करता है जिसके बारे में वह पुलिस ऑफिसर को भी बताती है, लेकिन वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसलिए हाना एक पुलिस ऑफिसर की कार के डिग्गी में बैठकर यहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में पहुँच जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मार्शल नाम के एक लड़के से होती है जिस अफसर की कार में बैठकर वह यहाँ तक आई थी। उसे हाना के बारे में पता लग जाता है और वह हाना को ढूंढकर वापस कैंप में ले आता है। उधर रीस का मैसेज पढ़कर पुलिस फोर्स उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल को घेर लेती है और रीस एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार डालती है। और जब जुड इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन पुलिस वालों को देखता है तो एक पुलिस वाले के मुंह में से एक पेपर मिलता है जिसमें रीस का मैसेज था। उस लेटर को पढ़ते ही जुड को सबसे पहले अपने बेटे का ख्याल आता है और जैसे ही वो उसे देखने जाता है तब तक रीस उसे किडनैप कर लेती है और वो जुड को कॉल करके बताती है कि उसका बेटा फिलहाल ठीक है, लेकिन अगर उसने रीस की मदद नहीं की तो वह
उसके बेटे को मार डालेगी। इस बात पर जुड राजी हो जाता है और कैम्प की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एमा आकर उसे अपने साथ ले जाती है और उसे यहाँ आने की वजह पूछती है, जिस पर जुड उसे साफ साफ सब कुछ बता देता है। तब एमा उसे लिया के किसी खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होने की बात बताती है, साथ ही उसकी हालत भी बहुत ही क्रिटिकल होती है। यह सब सुनने के बाद जुड वहाँ मौजूद डॉक्टर को ही अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वो रीस को बता सके। दूसरी तरफ हम रीस को देखते हैं जो जुड के बेटे को लेकर फिशिंग करने के लिए जाती है और दोनों साथ में काफी खुश भी होते हैं। थोड़ी देर बाद जुड डॉक्टर को लेकर रीस के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर उसे लिया की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देती है कि उसका बाहर निकलना पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। यह सब सुनने के बाद रीस अपनी बेटी से मिलने के लिए कहती है। तब डॉक्टर उसे अपने साथ कैंप में ले जाने का वादा करती है और जुड भी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। इधर मार्शल हाना को पसंद करने लगता है, इसलिए वह कैंप में जाने के बारे में सोचता है। वही हाना अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू तैयार करती है ताकि वह उस आदमी से निजात पा सके जो उसे रोज तंग करता है। इसलिए वो उस आदमी के पीछे जाती है, लेकिन अटैक करने से पहले केवल उसे रोक लेता है। कैंप में हम पॉल नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो एक लड़की से अपनी पत्नी की पेंटिंग बनाने के लिए कहता है और उस पेंटिंग को ले जाकर एक पुलिस ऑफिसर को दे देता है। जब एमा उस पेंटिंग को देखती है तो वह समझ जाती है कि यह किसकी पेंटिंग है। वो जल्दी से पेंटिंग को लेकर एक लेडी के घर जाती है, यानी यही पॉल की पत्नी थी और यह फ्यूचर से यहाँ पर आई थी। वो एमा को बताती है कि पॉल और इसके बीच सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब पॉल ने कल्ट ग्रुप को ज्वाइन किया था तब इन दोनों का रिश्ता कुछ बिगड़ गया। यह सुनकर एमा उससे प्रूफ मांगती है और वो कुछ पेपर्स लेने जब अंदर जाती है तब एमा उसके घर में अपने बॉस की तस्वीर देखती है और इतने में ही वो लेडी आकर एमा को शूट कर देती है। इधर डॉक्टर रिज को कैंप में लाकर उसके ब्लड से दवाई बनाने की कोशिश करती है ताकि उसकी बेटी को बचाया जा सके और जल्दी से उस मेडिसिन को लिया के शरीर में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वह ठीक होने लगती है। इधर जुड एमा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इतने में एक ऑफिसर आकर उसे एमा के गायब होने की बात बताता है। इसलिए जुड एमा के बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और उन्हें मालूम चलता है कि मार्शल की फैमिली का एमा के बॉस से कनेक्शन है और उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। अब हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इस कार एक्सीडेंट में एमा का बॉस और पॉल की पत्नी दोनों ही इन्वॉल्व थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, ये सब हमें आगे पता चलेगा। तभी प्रेजेंट में कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ डॉक्टर अपने ब्लड को रीज के ब्लड के साथ मैच करके माइक्रोस्कोप से देखती है। तब उसे अपने ब्लड में कई तरह के पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं। फिर डॉक्टर रिज को उसकी बेटी के ठीक होने के बारे में बताती है और फिर रिज एक आदमी के पास जाकर उसे अपने लीगल डॉक्यूमेंट बनवाने की कहती है ताकि वो यहाँ पर रह सके। रीज उसे बैग भर के पैसे भी देती है। वहीं हम एक ऑफिसर को देख पाते हैं जो एटीएम के पास आकर देखता है कि एटीएम के सारे पैसे चोरी हो चुके हैं, जो कि रीज ने ही चुराए थे। इधर जुड को यकीन हो गया था कि इस केस में एमा का बॉस भी शामिल है, इसलिए वह सच्चाई जानने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखता है। वहीं हम 27 लोगों के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें एमा का बॉस और पॉल की पत्नी भी शामिल होती है, जो फ्यूचर से पास में आए हैं ताकि एपेक्स से अपनी जान और फ्यूचर के आम इंसानों को उनसे बचा सके। इसलिए उन्होंने मार्शल की फैमिली को भी मार दिया था क्योंकि वो भी एपेक्स थे, और दूसरे ग्रुप ने आकर इनका खेल खराब कर दिया। इसलिए ये सब लोग उन लोगों को मारने के बारे में सोचते हैं। शुरुआत पॉल से होती है। इधर रीज अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए कैंप के पास जाती है, लेकिन आज सभी को बाहर घूमने की परमिशन के साथ ही एक ट्रैकिंग ब्रेसलेट भी पहनाने को दिया गया था, जिससे पता चल सके कि यह लोग कहाँ घूम रहे हैं। पर जूड उस ब्रेसलेट को लिया के हाथ से उतार लेता है और रीज को उससे मिलने देता है और यह दोनों यहाँ से दूर एक होटल में चली जाती हैं। लेकिन तभी रीज को लिया के टॉय में एक डिवाइस दिखाई देती है, इसलिए वह यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके ऊपर पुलिस फोर्स हमला कर देती है और फिर हम रीज को एक ऑपरेशन बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ एमा का बॉस और पॉल की पत्नी रीज का डीएनए निकलवाना चाहते थे, इसलिए वो उसी डॉक्टर को बुलाते हैं जिसने रीज की पहले मदद की थी। इधर हम कैंप में यूमी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो दीवारों पर कुछ अजीब राइटिंग लिखती है, इसलिए केलव की पत्नी उससे इस बारे में पूछना चाहती है, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। यूमी उसे बताती है कि वह एक प्रॉफिट है। क्लेव की पत्नी भी उसकी बातों में आ जाती है, ये जाने बगैर कि उसने जो भाषा लिखी है वह असल में एपेक्स की भाषा है। वही हम डॉक्टर को जूड के घर में देखते हैं जो उसी रीज के लिए मदद मांगने आई थी। इधर दूसरा डॉक्टर रीज को चीखते हुए देखकर उसके अंदर एक डिवाइस लगा देता है, जिस वजह से उसकी धड़कन रुक जाती है। लेकिन तभी अचानक से रीज उठकर अपने आप को आजाद कर लेती है। इतने में यहाँ डॉक्टर और जूड भी आ जाते हैं और रीज जाने से पहले अपने ब्लड से बनाई गई सभी दवाइयों को खत्म कर देती है, जिसके जरिए पॉल की पत्नी और एमा का बॉस सभी रेफ्यूजीज को मारने वाले थे। अब ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और उन रेफ्यूजीज को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले रेफ्यूजीज को कैंप से बाहर निकालना था। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि कैंप के चारों तरफ हाई वोल्टेज करंट था। पर जूड का एक साथी जो पहले से कैंप में था वह करंट को बंद कर देता है और यह लोग कैंप में आ जाते हैं और सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। इधर जूड बॉस के पास जाता है, जिसे अब एहसास हो गया था कि उसने बहुत गलत किया है। वह अब इसलिए यह सब कर रहा था कि कहीं इन
रेफ्यूजीज में कोई अपेक्स ना हो, यह सुनकर जुड यहाँ से चला जाता है और उन सभी रेफ्यूजीज की आइडेंटिटी बनवाता है और उनके पुराने डाटा को खत्म कर देता है। यही खबर जब गवर्नमेंट को पता चलती है तो वह जुड को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ बुलाती है, लेकिन उन्हें आखिर तक यह पता नहीं चल पाता कि कुछ लोग फ्यूचर से यहाँ आए थे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है, तो वहाँ जाकर आप अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। और इसी तरह की आप लोग और भी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इसी तरह की और भी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।